नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनील चौरसिया। एक बार फिर पढ़ेंगे साइंस को। जैसा कि हम पढ़ रहे थे एनवायरनमेंट में, हमने बीमारियों के बारे में पढ़ा, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ा। इसके बाद आज का जो चैप्टर है दोस्तों, जितने भी अभी तक हमने चैप्टर पढ़े साइंस से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है अभी तक का ये, और इसको बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। बहुत ही, कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, यानी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही है। चाहे आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका PSC ले लें, चाहे हम देखते हैं वनडे का कोई भी कंपटीशन एग्जाम लेते हैं, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखना है, टॉपिक का नाम है फोटोसिंथेसिस। सभी ने इसके बारे में सुना होगा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। देखिए, बहुत सारे हमारे मन में डाउट रहते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल टॉपिक है ना। लेकिन कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके अंतर्गत इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएं, और हम गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि गलतियां करने का तरीका ये है कि हम अभी तक जो प्रकाश संश्लेषण को पढ़ते आए हैं वो रटते हैं। और साइंस में देखिए, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं कि जिनमें रटना बिल्कुल मना होता है, इसको बिल्कुल रटते नहीं हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जब तक हमसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक हम समझेंगे नहीं। तो चर्चा कर रहे हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, प्रकाश संश्लेषण। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिए। देखना दोस्तों, हम कक्षा 6वीं से पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। कक्षा 6वीं से इसको हम पढ़ते आते हैं, और लेकिन जब भी कोई एग्जाम में पूछा जाता है या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत गलतियां करते हैं। गलतियां करने का कारण क्या है? क्योंकि हम इसके लिए रटते हैं। तो कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि हम देखते हैं इसको आपको रटना नहीं पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, तो पहले हम इसकी रिएक्शन को देख लें, जिससे आपको डेफिनेशन भी इसकी रटना नहीं पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, तो हम इसको रिएक्शन को समझने के लिए पहले इसकी रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, 6CO2, ठीक है, प्लस 12H2O, 12H2O ऊपर कर देंगे सनलाइट, और नीचे क्लोरोफिल। ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल। अब इसमें C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? जल, वाटर। इसको ग्लूकोज, या इसी को बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसको H2, इसको ऑक्सीजन। ठीक है, इसको हम लिख ही चुके हैं वाटर के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये तो पहले हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। अब रिएक्शन की बात करते हैं। इसको और अच्छी तरह से अंडरलाइन कर लें। अब देखना, इसकी बात करते हैं तो ये तो कंप्लीट अपनी रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। रिएक्शन को गौर से देखें। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन होती है तो हम देखते हैं कि उसमें जो जितने मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और उतने, यानी
जो भाग लेने वाले होते हैं उनको क्या बोल देते हैं, क्रियाकारक या रिएक्टेंट बोल देते हैं, और इनको बोल देते हैं जो क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनको क्रियाफल बोल देते हैं या प्रोडक्ट बोल देते हैं। अब पहले तो इसकी जांच कर लें, तो कार्बन कितने यहाँ पे 6, ठीक है। अब दोस्तों इसको संतुलित कर लें, समीकरण हमारा बैलेंस है कि नहीं है, संतुलित है या नहीं है। तो कार्बन 6 हैं, तो कार्बन यहाँ पे 6 हो गए। इसके बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो 12 दूनी 24, तो हम देखते हैं यहाँ पे 12 और 6 दूनी 12, यानी हाइड्रोजन भी हमारे 24 हैं। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन और 12 24, 6 और 6 12 और 12 24, यानी हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है। अब देखिए इसी से हमारी डेफिनेशन बन जाएगी फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस की परिभाषा क्या बन जाएगी, बिल्कुल नहीं रटना है दोस्तों, ग्रीन प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो कि पौधों का भोजन है। इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है जिसका उपयोग हम श्वसन में करते हैं, रेस्पिरेशन में करते हैं। एक बार और, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं जो कि पौधों का भोजन है। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, जीवनदायिनी प्राणदायिनी, जिसका उपयोग हम श्वसन में करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। अब बिल्कुल हमें रटना नहीं है। इस प्रकार से यदि हम देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि बिल्कुल कभी भी हमें रटने की ज़रूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस को। अब इससे आपके 50 प्रकार के क्वेश्चन तैयार होते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब यदि इससे क्वेश्चन किया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, ऑक्सीकरण की क्रिया है, ठीक है। ऑक्सीकरण को ही ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। बी, अपचयन की क्रिया है या उसी को रिडक्शन बोल देते हैं। सी, ए और बी दोनों, और डी कोई नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका ए बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ऑक्सीकरण की, अपचयन की, दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑक्सीकरण को ही बोल देते हैं ऑक्सीडेशन, इसको बोल देते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें इससे क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हमें जब तक ये पता नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, अपचयन क्या है, जब तक हम इसका आंसर नहीं दे सकते। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम देखते हैं, ऑक्सीकरण की है, अपचयन की है, दोनों की है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण की जब हम बात करेंगे तो किसी तत्व या यौगिक में, किसी तत्व या यौगिक, एलिमेंट या कंपाउंड की बात कर रहे हैं, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। अपचयन की बात होगी तो किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन का निकलना, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना। नहीं है समझ में? ऑक्सीडेशन क्या है, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा कार्बन डाइऑक्साइड किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुड़ना अथवा हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जबकि अपचयन की बात करेंगे तो किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है,
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ऑक्सीकरण की, अपचयन की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं, तो हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों? इसमें ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। ठीक है, अभी कम समझ में आया होगा, हो सकता है। अब इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन है CO2, ऑप्शन है H2O और सी है ए और बी दोनों, और डी है कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों की क्रिया है, तो हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण किसका होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम देखते हैं ऑक्सीकरण किसका होता है, तो जल का। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीकरण होता है CO2 का, जल का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं, तो ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का। अब ऑप्शन यही है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपचयन होता है, तो फिर हम देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा? CO2। देखना, अब आप देख रहे हो यहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, और जल की बात करते हैं तो इसका ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए हम देखते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों की क्रिया है। ठीक है, अब ऑक्सीकरण किसका होता है? तो जल का। अपचयन किसका होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम देखते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में इस जल के बाहर अणु क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का। अब क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है O2, ऑप्शन सी है N2 और ऑप्शन डी है H2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हम देखते हैं CO2। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस गैस का उपयोग किया जाता है? आंसर क्या आ जाएगा? CO2। अब आपके ऑप्शन यही हैं, और यदि क्वेश्चन पूछते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या आ जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा? O2। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं एरो के पहले हमने क्या लगाया है? CO2, और यही परिभाषा में लिखते हैं कि CO2 और H2O मिलकर हम देखते हैं ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं उपयोग किसका होगा? CO2 का, और बनेगी कौन सी गैस? तो O2। अब आपका देखिए SSC CGL में, SSC में कई बार आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली जीवनदायिनी, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस का स्रोत है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली जीवनदायिनी, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस का स्रोत है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से दे दिए जाएंगे: ए CO2, बी H2O, सी सनलाइट और डी क्लोरोफिल। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली जीवनदायिनी, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस का स्रोत है, या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से निकलती है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, सनलाइट से, क्लोरोफिल से। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम देखते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑक्सीकरण किसका होता है? जल का। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलने वाली जीवनदायिनी, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस का स्रोत क्या हो जाएगा? जल। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसी क्वेश्चन को बदल कर पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो जो ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसका सूत्र C6H12O6 होता है, तो जो ग्लूकोज की ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत क्या है? तो हम देखते हैं फिर क्या हो जाएगा आंसर? A, B, C, D। ऑप्शन यही रहेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन का स्रोत है। ऑप्शन यही रहेंगे आपके A, B, C, D। तो हम देखते हैं ग्लूकोज की ऑक्सीजन का स्रोत क्या हो जाएगा? CO2, क्योंकि अपचयन किसका होता है? CO2 का। ठीक है दोस्तों, अब इसी प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनेंगे।
अब जैसे प्रकाश संश्लेषण की, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्वेश्चन आ जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन नंबर 1 दिन में, ठीक है, बी रात्रि में, सी ए और बी दोनों, और डी नन ऑफ दीज कोई नहीं। कैसे होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? बोलिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में, रात्रि में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। किसमें होगी? चलो ठीक है, माना आप कह रहे हो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, तो ठीक है, हम देखते हैं ऑक्सीजन कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। हम ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मान लो प्रकाश संश्लेषण से हम ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, तो फिर हम देखते हैं केवल यदि दिन में होती है तो फिर मनुष्य की एज फिर 12 घंटे होना चाहिए, रात्रि में भी तो हम जिंदा रहते हैं। बोलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी? दिन में, रात्रि में, दिन रात्रि दोनों में, कोई नहीं। नहीं, आंसर आपका यही सही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो केवल दिन में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। लेकिन अब यदि कहें कि दिन में यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हम रात्रि में हम जिंदा क्यों हैं? तो हम देखते हैं कि रात्रि में जो होते हैं, तो रात्रि में बात करते हैं, तो रात्रि में हम देखते हैं, हम वायुमंडल एटमॉस्फेयर की बात करते हैं, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन पाई जाती है उसका उपयोग करते हैं। जब भी यदि क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो दिन में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अब हम बात करें कि हम श्वसन के लिए हम देखते हैं जो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान करते हैं, ठीक है, लेकिन रात्रि में हम कैसे जिंदा हैं? तो हम देखते हैं कि रात्रि में हम देखते हैं कि वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यदि कंपोजिशन ऑफ वायुमंडल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं तो हम देखते हैं सबसे अधिक परसेंटेज किसका पाया जाता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की इसके बाद हम देखते हैं आर्गन की बात करते हैं तो आर्गन का परसेंटेज कितना होता है? तो 0.95%। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो 0.03%, और अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब देखना, तो रात्रि में हम देखते हैं, रात्रि में हम ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती है तो रात्रि में हम ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। और वायुमंडल में हम देखते हैं सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है तो नाइट्रोजन, परसेंटेज तो 78%। वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस तो ऑक्सीजन, परसेंटेज कितना होता है? 21%। वायुमंडल में ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? इनएक्टिव गैसेज। ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्गन। कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परसेंटेज कितना होता है? तो 0.03, और आपके माइनर ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पूछ लिया जाता है ए 0.3, ठीक है, बी 0.03 और सी दे दिया जाएगा 0.003 और डी दे दिया जाएगा 3। तो हम देखते हैं कितना देखा, तो हम देखते हैं 0.03। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इतने सारे क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन इससे बनेंगे। अब यदि पूछ लिया जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है पौधे के किस भाग में होती है? अब यदि इसके भी हम ऑप्शन तैयार करें तो हम देखते हैं, बात करें जड़ में, ठीक है, तना में, हम देखते हैं पत्ती में, और दिया जाएगा संपूर्ण पौधे में, संपूर्ण पौधे में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
पौधे की किस भाग में होती है? जड़ में, तना में, पत्ती में, संपूर्ण पौधे में। तो हम देखते हैं जब भी इसकी बात करेंगे तो केवल और केवल पत्ती में। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं पत्ती में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल। उसी को हम देखते हैं क्लोरोफिल बोल देते हैं अंग्रेजी में, और उसी को हम देखते हैं कि हिंदी की बात करते हैं तो बोल देते हैं पर्णहरिम। और कई बार इसी में हम गलती कर देते हैं, तो हिंदी में हम देखते हैं पर्णहरिम लिख के दे देते हैं और अंग्रेजी में आप क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में। पत्ती में क्यों होती है? तो हम देखते हैं पत्ती में पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है। देखना, सबसे ज़्यादा जिस क्वेश्चन में हम कंफ्यूज होते हैं, हमने इतने बार पढ़ा है लेकिन कंफ्यूज कहाँ होते हैं? आ जाएगा इस प्रकार से लाल, ठीक है, हरा, सी बैगनी और नीला, ठीक है। रेड की बात करें, ग्रीन की बात करें, वायलेट की बात करें, ब्लू की बात करें। अब क्वेश्चन क्या आ जाएगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा केवल और केवल रेड। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे अधिक होती है। और जो हम देखते हैं लाल रंग के द्वारा हम देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण सबसे अधिक किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का जो एब्जॉर्प्शन करता है तो रेड कलर जो होता है सबसे अधिक करता है। इसीलिए जब भी क्वेश्चन यदि आता है कि किस रंग के प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग में। अब और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो ऑप्शन आपके यही हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस रंग में नहीं होती है? किस रंग में बिल्कुल नहीं होती है? 4 आपके ऑप्शन दिए गए हैं, रेड, ग्रीन और वायलेट और ब्लू। अब देखिए सभी लोग अधिकतर यही बोल रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में नहीं होती है। तो कोई का जवाब आ रहा है ब्लू कह रहा है, कोई वायलेट कह रहा है, लाल को तो हमने पढ़ ही लिया है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे रंग में बिल्कुल नहीं होती है, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और 99% लोग गलत करके आते हैं। ये कई बार आपका चाहे एसएससी की परीक्षा हो, पुलिस हो, ये सब वनडे एग्जाम में पूरे में पूछा जाता है। और हम देखते हैं क्यों। अब इसका रीजन क्या है? हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है हरे रंग में बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि पत्तियों का रंग हरा होता है तो हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। हरे रंग के प्रकाश को क्या कर देती हैं? वो परावर्तित कर देती हैं। अब दोस्तों आप छोटे से पढ़ते आए हो, फिजिक्स की भाषा में यदि मैं समझाना चाहूँ तो हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु किस रंग की क्यों दिखाई देती है? हमें वस्तुएं रंगीन क्यों दिखाई देती हैं, कलरफुल क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, जब भी हम बात करेंगे जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्टेड करती है, परावर्तित करती है, तो वह वस्तु उस रंग की दिखाई देती है। अब जो वस्तु हम देखते हैं सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, तो हम देखते हैं कि जितने भी रंग हैं तो किससे मिलकर बने हुए हैं? व्हाइट प्रकाश से हम देखते हैं, तो हम देखते हैं वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? सफ़ेद। जो वस्तु सभी रंगों के प्रकाश को अवशोषित कर लेती है लेकिन एक को भी परावर्तित नहीं करती है, तो किस रंग की दिखाई देती है? काले। अब दोस्तों कई बार आपका क्वेश्चन आता है वस्तुओं के रंगीन दिखाई देने से संबंधित कि हम गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हम गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऑप्शन आपका जब भी आएगा तो ऑप्शन आएगा सफ़ेद रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, ठीक है, बी बुरे अवशोषक होते हैं, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हम गर्मियों में सफ़ेद कलर के कपड़े या लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, बुरे अवशोषक होते हैं। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन असत्य हैं। इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि सफ़ेद रंग ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं। अब कई बार हम ये सोचने लगते हैं, जैसा कि कल स्टूडेंट ने बताया कि बुरे अवशोषक नहीं होंगे सर, अच्छे अवशोषक होंगे। तो कभी कभी ये सोचने लगते हैं कि ऐसा ना हो कि एग्जामिनर बुरा मान जाए
कि सफ़ेद कलर को बुरा कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि सफ़ेद वस्तु जो होती है अपने परावर्तित होने वाले संपूर्ण रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। इसीलिए हम देखते हैं किसी भी रंग के प्रकाश को हम देखते हैं यानी अपने परावर्तित होने वाले सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। और हमने वर्णक्रम में पढ़ा हुआ है, स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं कि हम देखते हैं सफ़ेद रंग यानी जब कोई प्रिज्म है, मान लीजिए प्रिज्म है, इससे जब कोई श्वेत किरण गुजारी जाती है तो हम देखते हैं अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी जिससे मिलकर वो बनी होती है। तो कितने रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत रंग? 7। तो हम देखते हैं वेब ग्योर, उसी को हम बोल देते हैं, हिंदी में बोल देते बैजानी है नीला, या इसी को बोल देते वायलेट, बैगनी, इंडिगो, जामनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी और रेड लाल। अब कई बार पूछ लेते हैं, अब देखना ये व्हाइट रे है, श्वेत किरण की बात हो रही है, तो श्वेत किरण को जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यानी श्वेत कलर कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7। अवयवी से मतलब होता है जिससे मिलकर वो बना होता है। तो हम देखते हैं कि सभी रंग किससे मिलकर बने हुए? श्वेत रंग से। तो इसीलिए हम देखते हैं श्वेत कलर क्या होते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, यानी इनमें अवशोषण का गुण नहीं पाया जाता है। और दोस्तों बताना चाहूँगा, जो रंग ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं वही अच्छे परावर्तक होते हैं। अब यदि इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि सफ़ेद रंग जो होते हैं ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, और बी आ जाए कि बुरे परावर्तक होते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है? सफ़ेद रंग ऊष्मा के होते हैं अच्छे परावर्तक, बुरे परावर्तक। तो अच्छे परावर्तक होते हैं क्योंकि हम देखते हैं अपने परावर्तित होने वाले संपूर्ण रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। अब जब भी क्वेश्चन आपका आता है क्या कारण है हम सर्दियों में काले रंग के कपड़े पहनते हैं या डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं? क्योंकि डार्क कलर के कपड़े या जो डार्क रंग होते हैं तो ऊष्मा के हम देखते हैं जो डार्क रंग होते हैं ऊष्मा के क्या होते हैं? अच्छे अवशोषक होते हैं। अब अच्छे अवशोषक हैं तो पक्का है कि बुरे परावर्तक होंगे। अब पूछ लिया जाए कि काले रंग ऊष्मा के, तो हम देखते हैं बुरे परावर्तक होते हैं क्योंकि उनमें परावर्तन का गुण नहीं पाया जाता। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आया है आपका कि जब हम देखते हैं कि कांच की बोतल में किसी पौधे को गुजारा जाता है तो हम देखते हैं वो रंगीन क्यों नहीं दिखाई देता है, काला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसे परावर्तित करने के लिए प्रकाश नहीं मिल पाता है। तो जब भी यदि बात आती है, अब कुछ भी आ जाए क्वेश्चन कि वस्तु हमें रंगीन क्यों दिखाई देती है, मान लो आ जाए कि कोई वस्तु नीले रंग की दिखाई क्यों देती है, तो सीधा उसका आंसर क्या होगा? क्योंकि वह अपने परावर्तित होने वाले संपूर्ण रंगों के प्रकाश को तो अवशोषित करती है लेकिन केवल और केवल नीले रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है। तो जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। लेकिन सफ़ेद रंग क्या होते हैं? सभी रंगों से मिलकर बने हैं, तो सफ़ेद रंग हम देखते हैं सभी को परावर्तित कर देते हैं, एक को भी अवशोषित नहीं करते, इसीलिए कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है। काली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि काले रंग जो होते हैं ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं लेकिन परावर्तन का गुण इनमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए हम देखते हैं कोई वस्तु काली दिखाई देती है। क्या कारण है कि सर्दियों में हम काले रंग के कपड़े पहनते हैं? क्योंकि काले रंग ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, गर्मी कम लगती है, लेकिन जब डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं तो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं सभी का आंसर यही आ जाएगा। तो जितने भी रंगों से संबंधित क्वेश्चन हैं, अब और देखें प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है, तो प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। अब 2 शब्द आते हैं और थोड़ी कठिन क्वेश्चन की ओर चलें तो 2 शब्द आपको मिलते हैं अधिकतर। एक आता है अपचयी, ठीक है, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कैटाबोलिक, और एक होता है उपचयी या इसी को बोलते हैं एनाबोलिक, और सी हो जाएगा ए और बी दोनों, और डी आ जाएगा नन ऑफ दीज, कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, अपचयी क्रिया है, उपचयी क्रिया है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है? हम देखते हैं केवल और केवल उपचयी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी क्रिया होती है? तो केवल और केवल उपचयी, और उपचयी को अंग्रेजी में बोलते हैं एनाबोलिज्म। उपचयी को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? एनाबोलिज्म। और जब अपचयी की बात होगी तो अपचयी को बोलते हैं कैटाबोलिज्म।
और जब इन दोनों की बात होगी तो दोनों को सम्मिलित रूप से बोल देते हैं मेटाबोलिज्म। आया होगा समझ में, मेटाबोलिज्म। अब देखना इन पर चर्चा हो जाए। मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हिंदी में उपापचयी क्रियाएं, और उपापचयी क्रियाएं के अंतर्गत दो भागों में बांट देते हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। यानी हमारे शरीर की बात करते हैं तो जितने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब क्या कहलाती हैं, मेटाबोलिज्म यानी उपापचयी क्रियाएं। और इनको दो वर्गों में बांट देते हैं, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। यानी हमारे शरीर में होने वाली, ह्यूमन बॉडी में होने वाली ऐसी क्रियाएं जो हम देखते हैं जितनी भी रचनात्मक क्रियाएं होती हैं, निर्माणात्मक क्रियाएं होती हैं, वो एनाबोलिज्म में कहलाती हैं, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। और जितनी भी विनाशात्मक क्रियाएं होती हैं उन्हें कैटाबोलिज्म में कहते हैं, यानी अपचयी क्रियाएं कहते हैं। अब देखना हमने क्वेश्चन क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, अपचयी है, उपचयी है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, हम देखते हैं छोटे अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं, यानी निर्माण हो रहा है। तो निर्माणात्मक क्रियाएं सब क्या होती हैं, उपचयी यानी एनाबोलिज्म क्रिया है। श्वसन रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं हमारे शरीर के भार में कमी आती है। और श्वसन क्या होता है, श्वसन हम देखते हैं साइंस की भाषा में कहें कि ऑक्सीजन को इनहेल करना, और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं एक्सहेल करना, यानी बाहर निकालना। तो ये श्वसन नहीं है। रेस्पिरेशन की परिभाषा क्या होगी, हम देखते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोज्य पदार्थों का जो अपघटन होता है वो कहलाती है श्वसन, यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। तो श्वसन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो अणुओं का टूटना, अणुओं के टूटने की बात हो रही है, यानी विनाश की बात हो रही है, तो क्या होगी, श्वसन की बात करेंगे तो अपचयी क्रिया होगी, यानी एनाबोलिज्म ना होकर कैटाबोलिज्म। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे, फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो अपचयी क्रिया होगी। कुछ भी शरीर में भोजन का पाचन, तो पाचन भी क्या है, पाचन यानी अणुओं का टूटना, तो क्या हो जाएगा, कैटाबोलिज्म। शरीर में हम देखते हैं उत्सर्जन, तो वेस्ट मटेरियल का या नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना, तो ये भी क्या हो जाएगी, कैटाबोलिज्म। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ से आपने देखा कि 50 क्वेश्चन बनते हैं, और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से। हम रटते हैं, छोटे से रटते आते हैं, ना तो आपको डेफिनेशन रटने की ज़रूरत है ना किसी भी प्रकार से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद के साथ साथ ये गारंटी है कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ अंश जरूर मिलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये आज की क्लास थी, इसके बाद आगे इसी प्रकार से क्लास जारी रहेगी, डेली देखते रहिए। और आपको यदि वीडियो की और अधिक जानकारी चाहिए तो हम देखते हैं कि आप एग्जाम एनालिसिस एक्सपर्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं, और हम देखते हैं इसी वीडियो में डिस्क्राइब में लिंक दी जा रहती है, तो कमेंट्स के माध्यम से भी लिंक का यूज कर सकते हैं। और वीडियो को लगातार जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।